Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 67 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subjects in graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 67. The organisms which are attached to the stems and leaves of the rooted plants are known as. उन organisms को हम क्या कहते हैं जो आपके लीव्स या स्टेम्स ऑफ रूटेड प्लांट्स के साथ अटैच्ड रहते हैं. ठीक है. सो रूटेड प्लांट्स आर लाइक द प्लांट्स जिनकी जो रूट्स हैं वो पानी में हैं. ठीक है. सो दोज आर द जो पानी में अच्छे से सबमर्ज्ड हैं. सो दोज आर द रूटेड प्लांट्स. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो कि स्टेम्स या लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स के साथ अटैच रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं. ऑप्शंस आर निएस्टन, प्लैंक्टन, पेरीफाइटन या फिर एपीफाइट. ठीक है. सो अगर हम बात करें निएस्टन. ठीक है. सो निएस्टन क्या होते हैं. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स जो पानी की सरफेस पे मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ पिक्चर ऑन स्क्रीन लाइक दैट ए पिक्चर ऑन स्क्रीन जहाँ पे आप एक ऑर्गेनिज्म देख रहे हो जो पानी के ऊपर ऊपर मूव कर रहे हैं. ठीक है. सो दोज आर द निएस्टन. प्लैंक्टन. प्लैंक्टन होते हैं. प्लैंक्टन कैन बी फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन कैन बी जू प्लैंक्टन. जू प्लैंक्टन होते हैं ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. एंड फाइटोप्लैंक्टन आर द प्लांट्स. फाइटो मीन्स प्लांट्स, जू मीन्स एनिमल्स. सो प्लैंक्टन बेसिकली फ्लोट करना. So phytoplankton are the floating plants and zooplankton are the floating animals. ठीक है. So you can see a picture B on screen. ये आपके पास zooplankton की पिक्चर है. So zooplankton basically आपके these are normally usually microorganisms होते हैं. ठीक है. लेकिन इसमें आपके अगर हम sometimes ये बड़े ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं लाइक आपके जेलीफिश है या क्रस्टेशियंस हैं, बट यूजुअली दे आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ठीक है. मतलब इनका जो साइज है वो 1 इंच से भी कम होता है नॉर्मली. ठीक है. सो दोज आर द जूप्लैंक्टन. अगर हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करें जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, दोज आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन. फॉर एग्जांपल माइक्रोएल्गी इज अ फाइटोप्लैंक्टन. फिर आपके पास है पेरीफाइटन. देखो पेरीफाइटन आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी के अंदर बॉटम पे कोई भी सरफेसेस हैं उनको कवर करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं. ठीक है. पानी में एट द बॉटम जो सरफेसेस हैं सबमर्ज्ड हैं, द सरफेसेस विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर. ठीक है. जो पानी के अंदर हैं कोई भी सरफेस उसको कवर करते हैं आपके पेरीफाइटन. ठीक है. वो जो भी सबमर्ज सरफेसेस है दे कैन बी रॉक्स, दे कैन बी प्लांट्स. ठीक है. सो उनको हम बोलते हैं पेरीफाइटन. यू कैन सी अ पिक्चर सी ऑन स्क्रीन. आपको कुछ पेबल्स या कुछ आपको रॉक्स दिख रही हैं, उनके ऊपर आपको ग्रीन जो उनको जो कवर करा हुआ है, सो दोज आर द पेरीफाइटन. सो पेरीफाइटन जो सबमर्ज्ड सरफेसेस हैं पानी के अंदर उनको कवर करता है. सो अगर हम स्टेम्स या लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स की बात करें उनके साथ भी कौन अटैच्ड रहता है. पेरीफाइटन आर द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. फिर एपीफाइट. एपीफाइट है जो दूसरे ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ते हैं. ठीक है. जो दूसरे प्लांट्स का सहारा लेते हैं अपने आप को खड़ा रखने के लिए. सो दोज आर द एपीफाइट्स. सो द ऑर्गेनिजम्स विच आर अटैच्ड टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स are called periphyton. So answer is C. Next question is, in an ocean, the zone showing the maximum variability in terms of temperature, light, salinity and moisture is called. So ocean, देखो आपका कोई भी aquatic body है ना, वो different zones में divided है. ठीक है. वो डिपेंड करता है किस किस फैक्टर्स के, मतलब टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर कम है, किस जोन में कौन से ऑर्गेनिजम्स है, किस जोन में मॉइस्चर ज्यादा है या मिट्टी ज्यादा है. तो इसके अकॉर्डिंगली दे आर डिवाइडेड इनटू जोन्स. अगर हम ओशियन जोन की बात करें, द पिक्चर ऑन स्क्रीन ये आपको दिखा रही है कि ओशियन के कितने जोन्स हैं. ठीक है. सो अगर आप देखो टॉप पे देयर इज पिलाजिक रिल. ठीक है. जो पिलाजिक रिल में बेसिकली ये आपका वाटर जोन है. ठीक है. ओपन है और ये वाटर जोन. फिर उसके जो आपका लेफ्ट में है ब्राउन पार्ट, दिस इज बेंथिक रेल. ठीक है. तो दो रेल में ओशियन के कौन कौन से दो रेल में, एक है बेंथिक, एक है पेलाजिक. बेंथिक जहां पे मड है, जहां पे मिट्टी है, जो आपका जो है
बॉटम वाला एरिया भी बेंथिक है। सो बेसिकली जो आपका मिट्टी के मड है, मडी एरिया, सो दैट इज बेंथिक, ठीक है। पेलाजिक रिल्म इज बेसिकली वाटरी एरिया, ठीक है। तो ये आपके दो रिल्म है। उसके अंदर फिर आप देख सकते हो पेलाजिक रिल्म में टॉप मोस्ट देयर इज नेरेटिक जोन, ठीक है, नेरेटिक सिस्टम। सो नेरेटिक सिस्टम बेसिकली जहाँ पे सनलाइट ज्यादा है, और ये आपका शैलो पार्ट है, बट यहाँ पे सनलाइट ज्यादा है। अगर हम लिटोरल जोन की बात करें, ये आपका बेंथिक रिल में आता है। लिटोरल जोन बेसिकली आपके सी शोर के साथ साथ है, और लिटोरल जोन में आपकी ग्रासेस, क्योंकि ये अगेन शैलो वाटर है, यहाँ पे पानी भी है, लिटोरल जोन में मॉइस्चर भी है, लिटोरल जोन में सॉइल भी है, यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी भी मिलेगी बिकॉज इट इज एबल टू विदस्टैंड द प्लांट्स। तो लिटोरल जोन में आपको प्लांट्स मिलेंगे, ग्रासेस मिलेंगी, ठीक है। सो नेरेटिक जोन इज कंप्लीटली वाटर, बट इट इज शैलो वाटर, बट यस यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट आती है। लिटोरल जोन में भी सनलाइट भी है, टेम्परेचर भी है, यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे मड भी है। सो क्वेश्चन देखो क्या है कि ओशियन का कौन सा ऐसा जोन है जिसमें वेरिएबिलिटी है, टेम्परेचर को लेके, लाइट को लेके, सैलिनिटी को लेके, मॉइस्चर को लेके। सो अगर हम नेरेटिक सिस्टम की बात करें, वो तो ओशियन है, वो तो वाटर है, तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी। अगर हम लिटोरल जोन की बात करें, उसमें सम पार्ट ऑफ मड है, सम पार्ट ऑफ वाटर है, सो उसमें सैलिनिटी जो है दैट विल वेरी, मैक्सिमम वेरिएबिलिटी होगी, ठीक है। टेम्परेचर, लाइट एंड सैलिनिटी एंड मॉइस्चर सब कुछ लिटोरल सिस्टम में ज्यादा वेरी करता है। सो ऑप्शंस आपके पास थे लिटोरल जोन, पेलाजिक जोन, बेंथिक जोन एंड नेरेटिक जोन। So answer to this question is littoral zone. So A. Then an estuary is a transitional zone representing. Estuary एक transitional zone है। अच्छा, किस किस के बीच में transitional zone है? Between the river and the ocean, ठीक है। So estuaries basically are the area where river water meets the ocean. So river का पानी जहां भी ocean में मिलता है, उस particular area को हम estuaries कहते हैं। एस्चुरी का जो पानी है दैट इज ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश का मतलब है अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड मरीन वाटर। और एस्चुरीज बेसिकली आपका देखो, अगर हम रिवर की बात करें, रिवर बहुत सारे प्लेसेस में से मूव करता है, आपका फ्लो करता है, ठीक है। रिवर सिटीज में से जाता है, विलेजेस में से जाता है, तो जहां जहां से ये फ्लो करता जाता है, वहां वहां से ये मटेरियल्स को ऐड करता जाता है, तो ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिनरल्स बहुत कुछ रिवर में ऐड होता रहता है, इवन वेस्ट भी रिवर में ऐड होता रहता है। सो जहां पे ये रिवर का पानी गिरेगा, ओशियन को मिलेगा, उस जगह पे दोज मिनरल दे गेट डिपॉजिट। सो जिसके कारण एस्चुरीज आर द मोस्ट फर्टाइल एरिया, क्योंकि उसमें रिवर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है, वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और मिनरल्स और वेस्ट, वो सारा वहां पे डंप हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। सो द एस्चुरीज बेसिकली आपके फर्टाइल एरिया होते हैं, ठीक है। सो अब बात बताने आपको कि एस्चुरी एक ट्रांजिशनल जोन है। इट इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ओशियन एंड द रिवर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अ वास्ट एरिया ऑफ सलीन वाटर? नो, बिकॉज एस्चुरी is not having saline water only, it is having a mixture of saline and river fresh water. A large number of organism, this is true. एस्चुरी में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है बिकॉज इट इज रिच, इट इज फर्टाइल, ठीक है। ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ट ऑन अ लार्ज बेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि एस्चुरी पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स एंड बायोटिक कम्युनिटी, देखो बोथ बी एंड सी they comes under D option, that is unique ecological features and biotic community, ठीक है। B अपने आप में करेक्ट है, C is also correct, but we have option D जो कि जिसमें आपके दोनों B और C combined आपके लाई करते हैं। So answer of this particular question is unique ecological features. Which unique ecological features? आपका जो एस्चुरीज है उसमें आपका फ्रेश वाटर भी है, मरीन वाटर भी है, एस्चुरीज आपकी फर्टाइल है, तो बायोटिक कम्युनिटी भी वहां की यूनिक है, और वहां पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? सो डिफॉरेस्टेशन इज क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। सो फॉरेस्ट जो है उनकी कटिंग या उनको हम क्लियर क्यों कर रहे हैं? ऑप्शंस आर बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर। सी दिस इज ट्रू, फॉरेस्ट फायर जो है, बट दे आर नॉर्मली फॉरेस्ट फायर आपकी नेचुरल होती है, बट येस ह्यूमन मेड भी फॉरेस्ट फायर आपकी होती है। सो फॉरेस्ट फायर जो है वो ऐसा नहीं है कि हर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर कॉमन है, ठीक है। बहुत सारी मतलब फॉरेस्ट फायर के कंपैरिजन में हमारे पास अगर कोई और ऑप्शन होते हैं देन वी विल गो फॉर दैट, अदरवाइज फॉरेस्ट फायर भी एक कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जब हम डैम्स को बनाते हैं
ठीक है, आपके मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट है या रिवर वैली प्रोजेक्ट है या डैम्स जब हम बनाते हैं, वी हैव टू क्लियर द फॉरेस्ट। ठीक है, वो भी एक डिफॉरेस्टेशन का कॉज है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है आज मैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्रॉप क्रॉप लगा रही हूँ, ठीक है, अब वो शायद वो जो फील्ड है वो मुझे उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा, तो मैंने उसको अबैंडन छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, आई मूव टू द अनदर प्लेस, वहां जाके मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर ली। तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली जब हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, जगह जगह जाके कल्टीवेशन करते हैं, सो दैट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो जब तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, डेफिनेटली प्लेस चेंज कर रहे हो, वहां जाके हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। माइनिंग, माइनिंग ऑल्सो कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग करने के लिए, मिनरल्स की माइनिंग करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। ठीक है, सो आपको बताना है all of the four options, they are the causes of deforestation, but you have to choose one that majorly cause deforestation, and that is shifting cultivation. ठीक है, माइनिंग जो है, you do mining on particular area, but shifting cultivation के लिए you move from one area to another area. इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, तुम एक पर्टिकुलर एरिया पे कर रहे हो फॉरेस्ट फायर, कुछ प्लेसेस में फॉरेस्ट फायर होगी, बट शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बार बार, सो दैट इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो आंसर इज सी। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन 67 इज पैसेंजर पिजन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज ड्यू टू। देखो, पैसेंजर पिजन ऑब्वियसली ये खत्म है, ठीक है, ये अभी नहीं है, तो ये किसके किसके कारण हमने इसको लूज किया है? Options are habitat destruction, poisoning by pesticides, impact of climate change या selective destruction for food। देखो, habitat destruction तो हर ऑर्गेनिज्म का हुआ है because we are clearing the forest। ठीक है, poisoning by pesticide somehow ये भी कहीं ना कहीं ट्रू है कि अगर पेस्टिसाइड तुम यूज कर रहे हो, ऑर्गेनिज्म पे उसका इम्पैक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है, बट आपको बताना है कि मेजर कॉज क्या था, क्या है जिसके कारण हमने इस स्पीशी को लूज किया है। दैट इज सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन फॉर फूड। ठीक है, ह्यूमन ने हंट किया फॉर फूड, जिसके कारण वी हैव लॉस्ट दिस पर्टिकुलर स्पीशी, दैट इज पैसेंजर पिजन। सो पैसेंजर पिजन लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड बाय द for food by human। ठीक है, so this was the last question of session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners. We are helping our learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors of IGNOU Dost is there, who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for skilling personal and social development. You can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.